गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संरचना। छात्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। छात्रों, इससे पहले आप केंद्रक की संरचना पढ़ चुके हैं। केंद्रक द्रव्य में छात्रों, केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन नेट पाया जाता है, और क्रोमैटिन नेट जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय ये क्रोमैटिन नेट क्रोमोसोम का जाल ये छोटे या मोटे हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में जो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसमें क्रोमैटिन नेट पाया जाता है, यह सेल डिवीजन के समय ये थ्रेड, ये धागे नुमा संरचनाएं छोटी और मोटी हो जाती है, संघनित होकर के इन्हें क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। छात्रों, कोशिका विभाजन के मेटाफेज अवस्था में, मध्यावस्था में गुणसूत्रों को स्पष्ट देखा जा सकता है, और एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 46 होती है। ऐसे ही हम बात करें एस्केरिस की, एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, यानी कि प्रत्येक जाति में इनकी संख्या निश्चित होती है। यदि इस संख्या में कम या अधिकता होती है तो तमाम समस्याएं, तमाम व्याधि, तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। छात्रों, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की लंबाई की, तो इनकी औसत लंबाई 0.5 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक होती है। छात्रों, इनकी लंबाई प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। एक एवरेज लंबाई की बात करें हम, तो इसकी 0.5 से लेकर के 30 माइक्रोन तक इसकी लंबाई होती है। वहीं व्यास की बात करें तो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 3 माइक्रोन तक इसकी व्यास होता है। और छात्रों, हम बात करें कोशिका विभाजन की जो एनाफेज अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स L, B, U और I आकार के दिखाई देते हैं। छात्रों, L, B, U आकार के क्रोमोसोम जो आपने देखे थे, इसके लिए मैंने सेपरेट आपको वीडियो दी थी, जिसमें बताया था कि सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, और उनकी देखने में वो L, B, U और I के आकार के दिखते हैं। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मान लेते हैं एनाफेज अवस्था में देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, और ये इसका सेंट्रोमियर पार्ट है। ये क्या है? इसका सेंट्रोमियर वाला भाग है, गुणसूत्र बिंदु है। जब क्या होता है, अर्थसूत्री कोश का विभाजन होता है, तो ये जो क्रोमैटिड्स है यानी कि इस टाइप से बढ़ जाते हैं, ये ठीक। ये क्या है? गुणसूत्र बिंदु है, और गुणसूत्र बिंदु की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। यदि किसी भी गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक सिरे पर होता है तो उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक पॉइंट होता है, एक किनारे होता है, तो हम उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एक भुजा के निकट होता है, एक किनारे के निकट होता है, तो इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर बिल्कुल किनारे नहीं है, एक जिसमें एक भुजा छोटी और बड़ी दिखाई देती है, ये कंडीशन एल आकार की भी हो सकती है। मान लीजिए इस आकार की भी हो सकती है, एल आकार की, तो हम इसे कहते हैं सेकंड पोजीशन को सब मेटासेंट्रिक। और भाई मेटासेंट्रिक में देखेंगे तो दोनों भुजाएं कैसे होती है? बराबर होती है, यानी गुणसूत्र बिंदु बीच में पाया जाता है, या ये इस टाइप से भी दिखाई दे सकती है आपको, जैसे बी आकार की। तो ये मेटासेंट्रिक हुआ। और वहीं आप देखेंगे अगर गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु एब्सेंट होता है तो उसे एसेंट्रिक कहते हैं। छात्रों, एसेंट्रिक। तो आपने देखा गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र निम्न प्रकार होते हैं। एसेंट्रिक, अगर गुणसूत्र बिंदु एब्सेंट है तो एसेंट्रिक हुआ। अगर बिल्कुल टॉप पर स्थित है तो टीलोसेंट्रिक। और यदि एक भुजा के बिल्कुल एक किनारे के निकट है, दो असमान भुजाएं बनेंगे, तो हम उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और यदि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु मध्य अवस्था थोड़ा एक साइड में है, यानी दो छोटी, एक बहुत बड़ी, एक
और एक थोड़ी छोटी भुजा बन रही है तो उसे कहते हैं सब मेटासेंटेक, और मेटासेंटेक में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस कंडीशन में गुणसूत्र एल बी और यू आकार के दिखाई देते हैं। छात्रों अगर बात करें इसकी खोज की तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 में गुणसूत्रों को खोजा था, और बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में इसका नाम गुणसूत्र दिया था, और सटन तथा वोवेरी नामक वैज्ञानिकों ने 1902 में यह बताया कि गुणसूत्र ही आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। छात्रों और प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे आप जानते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स मतलब हमारे दादा थे उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 46 है मनुष्य में, तो हमारे दादा थे उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, हमारे पिताजी में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, और हम में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और आने वाली हमारी पीढ़ी में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी 46 ही रहेगी। अगर ये संख्या कम या ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, एक नई जाति या एक नया रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो प्रत्येक जाति में गुणसूत्र संख्या निश्चित रहती है, निश्चित आकार होता है। ठीक है, वैसे आप बात करना चाहता हूँ गुणसूत्र भी दो प्रकार के होते हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक होते हैं ऑटोसोम आलिंगी गुणसूत्र और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। मनुष्य में अगर ऑटोसोम्स की बात करें तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है या 44 होती है, जो कि केवल द्वितीयक लक्षणों को विकसित करते हैं। वहीं दूसरे गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक, छात्रों अगर रंगने की बात करें, यदि हम क्रोमोसोम्स को अगर हम डाई के द्वारा स्टेनिंग करते हैं तो क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट डार्क कलर का दिखाई देता है। इस डार्क कलर को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और जो भाग उसके लाइट कलर लेते हैं उन्हें कहते हैं हम यूक्रोमैटिन। छात्रों अब बात करते हैं हम इसकी संरचना की। संरचना में आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ जो गुणसूत्र में जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्या करती है, इस मटेरियल को क्या है बांधे रखती है, घेरे रहती है। और गुणसूत्र का जो टॉप वाला पॉइंट होता है इसे हम छात्रों टीलोमियर कहते हैं। छात्रों ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे हमें एजिंग आती है, बुढ़ापा आता जाता है, वैसे वैसे क्या हो टीलोमियर जो है साइज में छोटे होते जाते हैं और व्यक्ति में एजिंग आती है। अगर मान लें हम ऐसा कोई मेथड या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि ये टीलोमियर का साइज बराबर बना रहा है तो एजिंग जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है उस पर काफी हद तक विजय प्राप्त की जा सकती है। वहीं अंदर देखें पेलिकल के अंदर एक जेली लाइक लसलसा पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है छात्रों, और मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोनेमा कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर धागे नुमा जो सूत्र पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्रोमोनेमा कहते हैं। और क्रोमोनेमा पर क्रोमोमियर्स लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं क्रोमोनेमा पर क्रोमोमियर्स ऐसे लगे रहते हैं जैसे कि एक माला में मोती फिट रहते हैं। क्रोमोमियर्स को जीन्स भी कहते हैं, यानी कि क्रोमोनेमा पर जीन्स लगे होते हैं। जो यहाँ दिख रहे हैं, जब आपको डार्क कलर से दिखाए गए ये क्रोमोमियर्स हैं, जीन्स लगे हुए हैं। छात्रों गुणसूत्र में सेंट्रोमियर पाया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। सेंट्रोमियर वाले भाग पर गुणसूत्र क्या होता है, संकीर्ण होता है, मतलब क्या होता है कंडेंस भाग होता है, पिचका हुआ भाग होता है, दबा हुआ भाग होता है। इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। छात्रों अगर बात करें हम कुछ गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है, और जिन गुणसूत्रों में द्वितीयक कंस्ट्रक्शन पाया जाता है या द्वितीय संकीर्णन पाया जाता है तो उन गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, साइट गुणसूत्र कहते हैं, और इस वाले भाग को सैटेलाइट कहते हैं। ठीक छात्रों अगर हम बात करें सैटेलाइट की तो ये जरूरी नहीं है सभी गुणसूत्रों में सैटेलाइट पाया जाए, ये कुछ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक छात्रों अगर हम बात करें
करें गुणसूत्र के केमिकल कंपोजिशन की, तो आप जानते हैं गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज की, तो गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन लगभग 11% होती है, इसमें सरल प्रोटीन लगभग 14%, अम्लीय प्रोटीन लगभग 65% और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए लगभग 10% होता है और आरएनए लगभग 2 से 3% गुणसूत्र में पाया जाता है। छात्रों अगर हम बात करें कार्य की, तो एक तो देख रहे हैं टीलोमियर, गुणसूत्र के एंड को, सिरे को हम टेलोमियर कहते हैं, और टेलोमियर के छोटे होने से क्या होता है, एजिंग। एजिंग मतलब बुढ़ापा आता है। दूसरी बात करें हम गुणसूत्र में गुणसूत्र क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमेयर से धागे में संरचनाएं पाई जाती हैं और जिन पर क्रोमोमेयर स्थित होते हैं, जीन्स स्थित होते हैं, और जीन्स क्या होते हैं, जैविक कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। छात्रों और बात करें हम तो गुणसूत्र जीवों की विभिन्नताओं में सहायक होते हैं और ये सभी कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित और नियमन करते हैं। अगर हम बात करें छात्रों गुणसूत्रों की संख्या, संरचना और संख्या में परिवर्तन होने से क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताएं आप जानते हैं जैव विकास का कारक होती हैं। यदि गुणसूत्र की संख्या और संरचना में परिवर्तन हो जाए तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताएं क्या होती है, जैव विकास का कारक होती हैं और जैव विकास के द्वारा क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। ऐसे छात्रों हम बात करें कि जो सैटेलाइट होता है, द्वितीयक संकीर्ण वाला भाग होता है, यहाँ पर पाया जाता है कि न्यूक्लियोलस, और जिससे क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है। तो छात्रों आज के वीडियो में इतना ही।